नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे क्रिया पर, और क्रिया क्या बात करी थी हमने, विशेषण पर। आज बात करेंगे क्रिया पर। विशेषण के बारे में सारी बातें कर चुके थे, आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया ये सब बातें आपको पता होना आवश्यक है। तो देखिए क्रिया क्या है, ध्यान से समझना। क्रिया कहते हैं किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। हम जो कुछ भी करते हैं, जिस कार्य को करते हैं, इस सब का बोध कराने वाली कौन होती है, क्रिया होती है। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। तो क्रिया शब्द किससे बना है, कृ धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, करना। जो क्रिया शब्द में जो क्रिया बना है वो बना है कृ धातु से, और कृ का अर्थ होता है करना। तो समझिए इसमें क्रिया कृ धातु से बना है। क्रिया शब्द कृ धातु से बना है। कृ धातु से बना है। क्रिया जो शब्द है वो किससे बना है, कृ धातु से, और उसमें प्रत्यय जोड़ दिया है इया। तो कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है करना, जिसका अर्थ होता है करना। जो क्रिया शब्द है वो किससे बना है, कृ धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, करना। अब इसमें ध्यान से समझना, जिसका अर्थ होता है करना। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, किसी कार्य के करने, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया कहलाते हैं। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। अब इसमें जो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण बात जो समझनी है वो ये समझनी है कि जो क्रिया है ये किससे बनी है, कहाँ से आई क्रिया। तो क्रिया है वो बनी है संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से। जब हम किसी मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय के जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़ना, पठ धनना, चलना, चल धनना, हंसना, हंस धनना, रोना, रो धनना। तो ये संस्कृत की मूल धातु में ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण हुआ है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं, क्रिया को संस्कृत में मूल धातु कहते हैं, और मूल धातु में ना प्रत्यय प्रयोग करके हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया मूल धातु, और किसमें मूल धातु होती है, तत्सम या संस्कृत में, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, क्रिया। अब कामता प्रसाद गुरु जी ने भी कहा है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार
कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कामता प्रसाद गुरु ने क्या कहा है क्रिया के बारे में, यह भी ध्यान से समझना। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में, प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान कर पाते हैं, वस्तु के विषय में कुछ विधान कर पाते हैं या विधान करते हैं। विधान का मतलब होता है विशेष ज्ञान। कुछ विधान करते हैं, ऐसे विधान का अर्थ होता है कानून, लेकिन इसका यहाँ अर्थ होता है कुछ विधान करते हैं, कुछ जान पाते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं या क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उसे क्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें समझो, जैसे जैसे समझना। अब इसमें जैसे मैंने कहा चलना, गाना, हंसना, रोना, ये सब क्या है? क्रिया है। जैसे मैंने यहाँ लिखा मनीष पढ़ता है, मनीषा गाना गाती है, इसी प्रकार बच्चे हंसते हैं, अध्यापक पढ़ाता है, लड़का सोता है। अब इसमें सभी जितने भी उदाहरण लिखे हैं, जैसे मैंने यहां लिखा मनीष पढ़ता है, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। गाना क्या है? कर्म है। और गाना क्या गाता है? गाना। तो गाना तो कर्म है और गाना क्या है? उसको क्रिया है, तो गाना गाती है। यहाँ पर हंसना क्या है? क्रिया है। पढ़ाता क्रिया है और सोना भी क्या है? क्रिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। तो इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, विशेष करके संस्कृत की मूल धातु के साथ, संस्कृत की मूल धातु के साथ
ना प्रत्यय का प्रयोग, ना प्रत्यय का प्रयोग, ना प्रत्यय का प्रयोग करने से, ना प्रत्यय का प्रयोग करने से क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे जैसे हंस धन ना, क्या बना? हंसना, हंस धन ना हंसना। रो धन ना, क्या बनेगा? रोना। खा धन ना, क्या बनेगा? खाना। तो यहाँ पर संस्कृत की जो मूल धातु है उसके साथ में जब हम ना प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो उसके किसका निर्माण होता है? क्रिया का। इसी प्रकार जैसे चल धन ना, क्या बनेगा? चलना। लिख धन ना, क्या बना? लिखना। और गा धन ना, क्या बना? गाना। तो ये सब किससे मिलके बन रहे हैं? संस्कृत की मूल धातु के साथ ना प्रत्यय का प्रयोग करने से। अब इसमें ध्यान रखना, जैसे हम लिखते हैं पढ़ना, तो पढ़ना पठ होती है और हिंदी में उसको पढ़ बन जाता है तद्भव रूप, और फिर पढ़ धन ना, क्या बना? पढ़ना। तो इस प्रकार ये रूप बनते हैं। तो संस्कृत की मूल धातु में जब हमने ना प्रत्यय का प्रयोग किया तो किसका निर्माण हुआ? क्रिया का। और जब क्रिया में से हम ना प्रत्यय को हटा देंगे तो किसका निर्माण हो जाता है? मूल धातु का। तो इस प्रकार इसका ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई क्रिया के बारे में, हमने छोटी मोटी जो बातें थी वो करी। अब क्रिया, जो क्रिया को जो भेद होते हैं या क्रिया को जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है कितने भागों में? 3 भागों में। तो क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है? क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। क्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। अब किस किस प्रकार से बांटा जाता है वो समझ लेना। तीन भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में कैसे बांटा जाता है ये ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले इसका हमने भेद कर दिया कर्म के आधार पर। सबसे पहले किया कर्म के आधार पर। दूसरा जो भेद है वो किया प्रयोग या रचना के आधार पर। प्रयोग या रचना के आधार पर। और जो अगला भेद किया वो किसके आधार पर है? काल के आधार पर। अगला भेद होता है
काल के आधार पर। जो हमने क्रिया के भेद किए वो कितने भेद किए? 3। कितने भागों में बांट लिया क्रिया को? 3 भागों में। एक तो किया कर्म के आधार पर, दूसरा प्रयोग या रचना के आधार पर, और तीसरा काल के आधार पर। अब ये पूरा डायग्राम ध्यान से समझना है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं। 2 भेद कौन कौन से होते हैं? एक तो होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। ये किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद किए हमने? 2 भेद। एक अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक और सकर्मक क्रिया में भी हम भेद कर देते हैं। एक तो होता है पूर्ण अकर्मक, एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। एक तो पूर्ण अकर्मक होती है और एक अपूर्ण अकर्मक होती है। इसके भी हम 2 भेद कर लेते हैं। पहला भेद है पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक। पहला जो भेद है अकर्मक क्रिया का वो है पूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरा जो भेद होता है वो होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। दूसरा जो भेद होता है वो होता है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये तो किसके आधार पर हो गए? अकर्मक क्रिया के आधार पर। अब सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। पहला भेद होता है एक कर्मक क्रिया एक कर्मक क्रिया और दूसरा भेद होता है द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया अथवा बहुकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर हमने क्रिया को 2 भागों में बांट दिया। एक तो कौन सी क्रिया है? अकर्मक, और एक होती है सकर्मक। अकर्मक क्रिया के भी हम 2 भेद कर देते हैं, जिसमें पूर्ण अकर्मक, अपूर्ण अकर्मक। सकर्मक क्रिया के 2 भेद हो जाते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया को ही बहुकर्मक क्रिया भी कहते हैं। अगला जो भेद होता है वो होता है प्रयोग या रचना के आधार पर। और प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं 8। ध्यान रखना, कई किताबों में 5 भी दे रखा है लेकिन 8 होते हैं, ये ध्यान रखना। 8 जो भेद होते हैं वो होते हैं कौन कौन से? सबसे पहली होती है सामान्य क्रिया। सबसे पहला भेद होता है सामान्य क्रिया। दूसरा जो भेद होता है वो होता है संयुक्त क्रिया। दूसरा भेद होता है संयुक्त क्रिया।
तीसरा जो भेद होता है वो होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। इसके बाद जो अगला भेद होता है चौथा भेद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला भेद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। पांचवा भेद होता है नाम धातु क्रिया। छठा जो भेद होता है कृदंत क्रिया। छठा भेद होता है कृदंत क्रिया। सातवां भेद होता है सजातीय क्रिया। और जो आठवां भेद होता है वो होता है सहायक क्रिया। आठवां भेद कौन सा होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। तो प्रयोग या रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद कौन कौन से होते हैं? वो सामान्य, संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत, सजातीय और सहायक क्रिया। इसके बाद में जो काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं 3। काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। और काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद कौन कौन से होते हैं ये बात भी ध्यान से समझ लेना। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं ये आपको पता होना आवश्यक है। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहली होती है भूतकालिक क्रिया। सबसे पहला भेद होता है भूतकालिक क्रिया। दूसरा भेद होता है वर्तमान कालिक क्रिया। और इसके बाद जो अगला भेद होता है वो होता है भविष्यकालिक क्रिया। भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर हम क्रिया को 3 भागों में बांट देते हैं। वो 3 होते हैं, एक तो बीते हुए समय का, एक जारी समय का, एक आने वाले समय का बोध कराए। बीते हुए समय का बोध कराएगी भूतकालिक क्रिया होगी, जारी समय का बोध कराएगी वर्तमान कालिक क्रिया होगी, आने वाले समय का बोध कराएगी भविष्यकालिक क्रिया होगी। तो भूतकालिक क्रिया के भी 6 भेद हो जाते हैं। भूतकालिक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब वो 6 भेद कौन कौन से होते हैं ध्यान से समझना। सबसे पहला भेद होता है सामान्य भूतकालिक क्रिया। सामान्य भूतकालिक क्रिया। दूसरा जो भेद होता है वो होता है आसन्न भूतकालिक क्रिया। आसन्न भूतकालिक क्रिया। तीसरा भेद होता है पूर्ण भूतकालिक क्रिया। चौथा भेद होता है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया। पांचवा भेद होता है
संदिग्ध भूतकालिक क्रिया, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया। और छठा भेद होता है हेतु हेतुमद, हेतु हेतु हेतुमद। हेतु हेतुमद भूतकालिक क्रिया। अगला भेद है वो है किसके आधार पर, वर्तमान कालिक क्रिया के आधार पर। भूतकालिक क्रिया को कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। वर्तमान कालिक जो क्रिया होती है उसको बांट देते हैं 5 भागों में। और उसके जो 5 भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उनको भी समझना जरूरी है। तो देखिए 5 भेद कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो भेद होता है वो होता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। सबसे पहला भेद कौन सा है, सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया सबसे पहला है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। दूसरा जो भेद होता है वो होता है अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। तीसरा भेद होता है संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। चौथा भेद होता है संभाव्य, संदिग्ध के बाद में यहाँ आ गया संभाव्य, संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया। और पांचवा भेद होता है आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया, आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। तो ये किसके आधार पर हो गए, वर्तमान काल के आधार पर। और वर्तमान काल के आधार पर क्रिया को कितने भागों में बांट दिया हमने, 5 भागों में। इसके आधार पर कितने भेद थे, भूतकालिक के 6 थे, वर्तमान के 5 हो गए। अब बात करेंगे भविष्यकालिक क्रिया की। और भविष्यकालिक क्रिया के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, भविष्यकालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। भविष्यकालिक क्रिया के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं ये भी समझ लेना। सबसे पहला होता है सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। सबसे पहला भेद कौन सा होगा, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। दूसरा भेद होगा, सबसे पहला हमने किया सामान्य भविष्यकालिक क्रिया। दूसरी जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया। इसके बाद में इसका जो तीसरा भेद होता है वो होता है आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया। और चौथा भेद होता है हेतु हेतुमद, हेतु हेतुमद भविष्यकालिक क्रिया, हेतु हेतुमद भविष्यकालिक क्रिया। इस प्रकार हमने इसको कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। सबसे पहला था सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, संभाव्य भविष्यकालिक क्रिया, आज्ञार्थक भविष्यकालिक क्रिया और हेतु हेतुमद भविष्यकालिक क्रिया। तो ये हमने डायग्राम बना दिया, क्रिया को कितने भागों में बांटा है, यहाँ 3 भागों में। किस किस के अनुसार बांटा है ये पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये तो बात हो गई डायग्राम की, ठीक है ना, कि इसको कैसे कैसे बांटा है, किस किस में बांटा है, ये सब आपको पता होना आवश्यक है। अब इसके बाद में जो बात करेंगे वो एक एक से बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्म के आधार पर क्रिया की। तो सबसे पहला है कर्म के आधार पर क्रिया।
कर्म के आधार पर क्रिया। सबसे पहले बात करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया। और कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं वो दो हैं। दो भेदों में सबसे पहला भेद होता है अकर्मक क्रिया। सबसे पहली कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया नाम से ही पता लग रहा होगा, ए धन कर्म, कर्म नहीं। जब किसी वाक्य में क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा दे तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जब किसी वाक्य में एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध करा रहे हो, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। तो इसमें समझना, तो देखिए समझना, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो, बिना कर्म के ही क्रिया क्या हो रही हो? प्रयुक्त हो रही हो, और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा हो? और क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़े। जब किसी वाक्य में, ध्यान रखना, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो और क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे सीमा दौड़ती है, अब यहां पर दौड़ना क्या है? क्रिया। और दौड़ कौन रहा है? सीमा। तो सीमा तो करता है, दौड़ना क्रिया है सहायक क्रिया है। यहां कहीं भी कर्म प्रयुक्त हुआ है क्या? अब यह भी ध्यान रखना, कई बार अप्रत्यक्ष रूप से कर्म आता है। अप्रत्यक्ष रूप से कर्म ऐसे आता है कि कर्म को छुपा दिया जाता है, लेकिन कर्म का बोध होता है। वहां पर कर्म का बोध होता है। जैसे यहां पर तो बोध हो ही नहीं रहा। सीमा दौड़ती है, तो कौन दौड़ती है? सीमा दौड़ती है। तो सीमा दौड़ती है। बच्चा सोता है या बच्चा रोता है। अब रोना क्या है? अकर्मक क्रिया है। कौन रो रहा है? बच्चा रो रहा है। इसी प्रकार सोहन सोता है। सोहन सोता है। तो सीमा दौड़ती है, बच्चा रोता है, सोहन सोता है। हरीश
हरीश अब बैठा है, मैंने ऐसे लिख दिया हरीश बैठा है। अब बैठना क्या है, अकर्मक क्रिया है। हरीश बैठा है और बैठना क्या है, अकर्मक क्रिया है। हरीश बैठा है, ठीक है ना। इसी प्रकार मैंने कहा कोयल कूकती है, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, कोयल कूकती है। अब इन सभी के साथ में अकर्मक क्रिया है। देखो, एक तो होता है अप्रत्यक्ष रूप से कर्म आ जाए। अप्रत्यक्ष रूप से कर्म कैसे आ जाए, जैसे मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान देना, समझना। मोहन पढ़ता है। अब यहां अप्रत्यक्ष कर्म है। अप्रत्यक्ष कर्म कैसे है, मोहन पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो इसका उत्तर मिलेगा पुस्तक। लेकिन इसमें क्या से कोई उत्तर आएगा क्या, मोहन, सीमा दौड़ती है, क्या दौड़ती है, क्या रोता है, क्या सोता है, क्या बैठा है, क्या भौंकता है, क्या कूकती है। इसके साथ में कहीं भी कर्म का बोध हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। यहां अप्रत्यक्ष कर्म आ रहा है, कर्म छुपा दिया गया है, लेकिन ये कर्म की मांग कर रहा है। फल कर्ता पे ना पढ़ के कर्म पे पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ता है, पुस्तक। कौन पढ़ता है, मोहन। तो इस प्रकार इसका ध्यान रखना है, जो अकर्मक क्रिया होगी वह कभी कर्म की मांग करती नहीं है, और सकर्मक क्रिया कर्म की मांग करती है। तो वहां अपने आप पता लग जाता है क्या और कौन से। यदि क्या का उत्तर मिलेगा तो वो कर्म होगा, कौन का उत्तर मिलेगा वो कर्ता होगा। अब यहीं देख लो, जैसे कौन दौड़ती है, सीमा। कौन रोता है, बच्चा। कौन सोता है, सोहन। कौन बैठा है, हरीश। कौन भौंकता है, कुत्ता। कौन कूकती है, कोयल। तो जो कौन का उत्तर आता है, जब हम किसी क्रिया से कौन के द्वारा प्रश्न करते हैं, तो जब कौन का उत्तर मिलेगा वो कर्ता होगा, और क्या का जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होगा। तो जब किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल कर्ता पर पड़े तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। या कहीं भी कर्म नहीं जुड़ सकता, इसलिए ये कैसी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई, अकर्मक क्रिया। अब इस अकर्मक क्रिया को भी दो भागों में बांट देते हैं, एक तो पूर्ण अकर्मक, एक अपूर्ण अकर्मक। तो अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। अकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। सबसे पहला होता है पूर्ण अकर्मक क्रिया। अब देखो, एक तो होती है पूर्ण अकर्मक क्रिया, एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। क्या अंतर होता है इनमें, ये भी ध्यान से समझना। पूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया को किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, पूरक के बिना ही वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। देखो, जो पूर्ण अकर्मक क्रिया होती है, इसके लिए इसमें ये अपना अर्थ स्वयं दे देती है, इसको किसी सहयोगी की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपने आप। और जो अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है वह आधारित होती है, वह आधारित होती है। तो पूर्ण अकर्मक जो क्रिया होती है वो क्या होती है, समझना ध्यान से, किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण अकर्मक क्रिया को
पूर्ण अकर्मक क्रिया में पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं ही पूरे अर्थ का बोध करा देती है। क्योंकि यह स्वयं ही पूरे अर्थ का बोध करा देती है, पूरक के बिना ही नहीं पड़ती। अर्थात बिना पूरक के ही पूर्ण अर्थ का बोध कराने के कारण अर्थात बिना पूरक के ही पूर्ण अर्थ का बोध कराने के कारण पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया तो अकर्मक ही हो, लेकिन उसके साथ किसी पूरक की आवश्यकता ही ना पड़े, बिना पूरक के ही पूर्ण अर्थ का बोध हो जाए, तो वह कैसी क्रिया कहलाती है? पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे समझना, मैंने कहा जैसे विकास हो रहा है, विकास सो रहा है। अब यहां पे हमें पूरे अर्थ का बोध हो रहा है। सोना जो क्रिया है, इसके सहयोग की किसी भी इसके सहयोग की आवश्यकता नहीं है, इसको किसी के सहयोग की या पूरक की जरूरत नहीं है। पूरक वह होता है जो किसी कार्य के करने में सहायता देता है। तो यहां पर इसको किसी पूरक की आवश्यकता नहीं है। जैसे विकास सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वायुयान हवा में उड़ रहा है, वायुयान हवा में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। ये सब कैसी क्रियाएं? पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं। ये स्वयं ही पूरे अकर्मक होने का बोध करा देती है। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया वो होती है जो पूर्ण अकर्मक का बोध ना करा के वो आधारित होके बात कराती हैं। इसलिए तो यहाँ पर विकास हो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वायुयान हवा में उड़ रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर सोना, हंसना, दौड़ना, रोना, इस प्रकार की क्रिया है। ठीक है ना? तो ये इसका बोध कराती हैं। इस कारण ध्यान रखना, इन्हें पूर्ण अकर्मक क्रिया। अंतर करेंगे पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक में क्या अंतर होता है, आगे बात करते हैं। दूसरा है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया।
और अपूर्ण अकर्मक क्रिया क्या होती है, ये बात भी ध्यान से समझना। देखो, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया वह होती है जो क्रिया की अपेक्षा करती है, जो क्रिया की अपेक्षा करती है, क्या कहलाती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। अर्थात ऐसे कह सकते हैं जो पूरक की आकांक्षा करने वाली क्रिया होती है, जो पूरक की आकांक्षा करने वाली क्रिया होती है वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इसको समझना, इसमें लिख लो एक बार, फिर इसको ध्यान से समझना। वे क्रियाएं जो वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर सकती, वे क्रियाएं, पहले एक बार इसको लिख लो फिर समझना। वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होकर वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, होकर अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, व्यक्त नहीं कर पाती, वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात इन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, परंतु पूरक की इन्हें आवश्यकता होती है, पूरक की इन्हें आवश्यकता होती है। तो वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण रूप से अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती, अर्थात इन्हें कर्म की तो आवश्यकता नहीं होती, परंतु पूरक की इन्हें आवश्यकता होती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। कहलाती है जैसे ध्यान से समझना, जैसे वह, जैसे या ऐसे कह सकते हैं, आप बहुत चतुर निकले, जैसे आप बहुत चतुर निकले। तो आप बहुत चतुर निकले, अब चतुर क्या निकले, तो ये बोध करा रहा है नहीं करा रहा, तो यहां पर पूरक की आवश्यकता महसूस होती है। आप बहुत चतुर, अब चतुर क्या, तो इसको पूरक की आवश्यकता पड़ रही है नहीं पड़ रही, तो जहां भी क्रिया को पूरक की आवश्यकता पड़ती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है,
अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब क्रिया क्या है यहाँ पर? निकलना, और निकलना क्रिया पर चतुर पर आधारित है, तो ये आधारित है। लेकिन ध्यान जो रखना है, आप बहुत चतुर निकले, तो यहां पर चतुर पर आधारित हो गई, तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। आप बहुत चतुर निकले, ठीक है ना। इसी प्रकार वह आज स्वस्थ है, वह आज स्वस्थ है, तो यहां पर वह आज स्वस्थ है। अब क्या है? वो स्वस्थ है, तो ये इस पर आधारित है, नहीं है। वह आज स्वस्थ है। मेरा दोस्त या मेरा भाई बहुत चालाक है, तो यहां पर आप बहुत चतुर निकले, वह आज स्वस्थ है, मेरा भाई बहुत चालाक है, ये सब क्या कर रहे हैं? अपूर्ण कर्म, अपूर्ण क्रिया का बोध करा रहे हैं। ये सब किसका बोध करा रहे हैं? अपूर्ण क्रिया का बोध करा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप बहुत निकले, अब क्या निकले? आप चतुर, तो यहां पर ये आधारित है। कर्म पर मत समझ जाना इसको, चतुर निकले विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है, कर्म मत समझ जाना इसको। आप वह आज स्वस्थ है, मेरा भाई बहुत चालाक है, तो ये सब किसका बोध करा रहे हैं? क्रिया का। अब देखो, इसमें इन वाक्यों में से मान लो इसमें से मैं चतुर को हटा दूं, मैं इसमें से चतुर को हटा दूं, यहां से स्वस्थ को हटा दूं और यहां से चालाक को हटा दूं, तो क्या ये पूरे अर्थ का बोध कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? जैसे मैंने कहा आप बहुत निकले, वह आज है, मेरा भाई बहुत है, तो इन पर आधारित हो गया, बताना पड़ेगा क्या। लेकिन यहां पर जरूरत पड़ रही थी क्या? कर्मक में कुत्ता भौंकता है, तो क्या भौंक रहा है? कुत्ता। कौन भौंक रहा है? कुत्ता। तो वहां भौंकना पूर्ण कर्म का बोध करा रहा है, यहां पर पूर्ण अकर्मक का, सॉरी, वहां पर कुत्ता पूर्ण अकर्मक का बोध करा रहा है और यहां अपूर्ण का बोध करा रहा है। तो ये ध्यान रखना है, वहां पर कर्म की जरूरत ही नहीं पड़ रही। कुत्ता भौंकता है, तो क्या भौंकता है, कौन भौंकता है, दोनों का उत्तर एक ही आ रहा है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये ध्यान रखनी है कि जो क्रिया होती है वह पूरक पर आधारित होती है। तो यहां पर चतुर, स्वस्थ और चालाक ये कर्म नहीं है, ये पूरक है। क्या होता है पूरक? जब किसी वाक्य में हम कर्ता, कर्म और क्रिया को अलग करने पर जो कुछ भी बचता है वह पूरक होता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, जैसे यहां पर मैंने लिख दिया आप बहुत चतुर निकले, मेरा भाई बहुत चालाक है, तो मेरा भाई यहां कर्ता हो गया, बहुत इसकी विशेषता बता रहा है, और चालाक पूरक है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है, जब किसी वाक्य में से पूरक को हटा देते हैं तो पूर्ण अर्थ का बोध नहीं हो पाता, वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार इनका विशेष ध्यान रखना है। तो जो चतुर शब्द है वह आपका क्या है? पूरक है। ये जो चतुर शब्द है ये किसका पूरक हो गया? आपका। आप चतुर, वह स्वस्थ, तो यहां स्वस्थ शब्द किसका पूरक है? वह का। और यहां चालाक किसका पूरक है? मेरे भाई का। इस प्रकार यहां कर्म का प्रयोग नहीं है, क्रिया का ही है और पूरक का है, लेकिन क्रिया बिना पूरक के अर्थ का बोध नहीं करा पा रही, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया के अलावा ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनको कर्तृपूरक। अब जैसे मैंने यहां लिखा आप बहुत चतुर निकले, ठीक है ना, समझना इसको बहुत ध्यान से। आप बहुत चतुर निकले, अब मैं इसमें से चतुर को हटाता हूं तो पूरे अर्थ का बोध ही नहीं हो रहा। अब ये चतुर किसके लिए आ रहा है? आपके लिए। तो इस आप का पूरक कौन हुआ? चतुर। इस वह का पूरक कौन हुआ? स्वस्थ। और इस मेरे भाई का पूरक कौन हुआ? चालाक हुआ, ठीक है ना। अब इसमें समझने वाली जो महत्वपूर्ण बात है, आप, मेरा भाई और वह ये कर्ता हैं और इनका पूरक कौन आ रहे हैं? चतुर, स्वस्थ और चालाक। अब इन पर आधारित है।
अब इन पर आधारित है तो इसको हम क्या कहेंगे, कर्ता को उद्देश्य कह देते हैं। कर्ता को क्या कह देते हैं, उद्देश्य पूरक, या इनको कर्तृपूरक भी कह सकते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना, यदि किसी वाक्य में कर्तृपूरक या उद्देश्य पूरक प्रयुक्त हो रहा हो बिना कर्म के हो तो वह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। लेकिन यहां पर जैसे हमने ये उदाहरण लिखे थे, सीमा दौड़ती है, बच्चा रोता है, सोहन सोता है, इनमें कहीं पूरक की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही, बिना पूरक के ही ये पूरे अर्थ का बोध करा रहे। जैसे मैंने यहां लिखा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। अब चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो क्या उड़ रही है, चिड़िया। कौन उड़ रही है, चिड़िया। तो अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए हमें क्या और कौन से प्रश्न करना है। यदि क्या और कौन का उत्तर एक ही आता है तो क्रिया अकर्मक होती है, क्या और कौन का उत्तर अलग अलग आता है, जो क्या का उत्तर आ रहा है कर्म, तो वो सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऐसे इनका विषय ध्यान रखना है। तो विकास हो रहा है, आप इनमें से किसी भी शब्द को हटा सकते हैं क्या, नहीं हटा सकते। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वायुयान हवा में उड़ रहा है, लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, तो ये क्या है, पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, इनमें पूर्ण रूप से अकर्मक क्रिया आ रही है। लेकिन यहां पर अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये जो बिना पूरक के क्रिया पूरे अर्थ का बोध नहीं करा सकती, बिना क्रिया के ये पूरक पूर्ण रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकते, पूरे अर्थ का बोध नहीं करा सकते, इसलिए इसमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, चतुर, स्वस्थ और चालाक ये पूरक प्रयुक्त होके पूर्ण अर्थ का बोध करा रहे, इसलिए ये कैसी क्रिया होगी, अपूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। तो ध्यान रखना है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं का पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद बंधु।